जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों पिछले 40 वर्षों से जब से मैं ज्योतिष का मुझे अनुभव हुआ है, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि सबसे ज़्यादा सुख देने वाले यदि कोई ग्रह है, यदि वो कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में हो तो शुक्र है, गुरु है, बुध है। तो ये सब जैसे मंगल भी यदि अच्छी स्थिति में हो तो सुख देते हैं, सूर्य भी देते हैं, सभी ग्रह देते हैं। शनि भी कभी कभी अच्छी कंडीशन में हो तो वो भी शुभ फल देते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह माना जाता है दोस्तों, जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो वो हमेशा, वो चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, वो हमेशा दुख ही देता है। इसीलिए जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है कि काल पुरुष का दुख क्यों माना जाता है। अब काल पुरुष क्या है? काल पुरुष, काल का मतलब होता है समय। एक सेकंड को भी समय बोलते हैं, एक मिनट को भी समय बोलते हैं, एक घंटे को भी समय बोलते हैं, एक महीना भी समय है, वर्ष भी समय है, और पूरा जो जीवन है हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक वो भी समय है, मतलब वो काल है। तो काल का मतलब ये है कि जैसे आप या मैं, जब से हमारा जीवन हुआ या हमारी मृत्यु होगी, उसके बीच में जो भी समय है वही हमारा काल है। उसी को काल पुरुष बोलते हैं। आप भी काल पुरुष हैं, मैं भी काल पुरुष हूँ। और जितने भी ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सभी ग्रह, जिस तरह मंत्रिमंडल होता है एक सरकार में, सभी मंत्रियों के पास अपना अपना अलग अलग विभाग होते हैं। कोई वित्त मंत्री होता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री होता है, कोई उद्योग मंत्री होता है। तो जिस तरह सभी मंत्रियों के पास अपने अपने विभाग आवंटित होते हैं, उसी तरह ग्रहों की जो मंडली है, उन ग्रहों के भी अपने अपने कार्य हैं। जैसे चंद्र है, वो मन और धन के कारक माना जाता है। सूर्य आत्मा और शौर्य का कारक माना जाता है। मंगल को साहस, और जैसे सेनापति होते हैं ना दोस्तों, पुलिस है, सेना है, उसका मतलब ग्रह मंडल में रक्षात्मक कार्यों का उसको दायित्व मिला हुआ है। शुक्र को वैभव विलास का और खर्च का दायित्व मिला हुआ है। उसी तरह शनि को न्याय और दासत्व यानी सेवा करने का कार्य उसको, शनि को मिला हुआ। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि यदि वो अंशात्मक रूप से कमज़ोर हो, अंशात्मक मतलब वो पावरफुल नहीं होना चाहिए किसी भी कुंडली में। यदि वो पूरे अंशों का होता है, मतलब 10 से 20 अंश का यदि होता है, या 5 से 25 अंश के बीच का होता है, तो वो हमेशा तकलीफ देता है। यदि वो 0 से 5 डिग्री तक या 25 से 30 डिग्री तक यदि वो होता है, तो ऐसा राहु कभी ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाता है। दूसरा, राहु किसी भी ग्रह के साथ में बैठा हो तो वो उतना कष्ट नहीं देता है, क्योंकि उसकी जो मनोवृत्ति होती है वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कोई भी एक, जैसे हमारे गांव है, शहर है, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पे कुछ गुंडे किस्म के लोग होते हैं, कुछ आतताई लोग के किस्म के लोग होते हैं। लेकिन उसी शहर या गांव में कुछ पावरफुल सम्मानित लोग भी रहते हैं, तो उसको कुछ थोड़ी देर के लिए उसको सोच विचार कर कोई भी दुष्कृत्य करने में समय लगता है। उसी तरह राहु यदि किसी शुभ ग्रह के साथ में है तो वो उतना प्रभावी नहीं माना जाता है, मतलब उसके जो प्रभाव होता है वो कमज़ोर हो जाता है। लेकिन केवल कुंडली में सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जहाँ यदि राहु बैठा है तो क्या है कि सूर्य और चंद्र ये दोनों शत्रु ग्रह माने जाते हैं। राहु का, मंगल भी शत्रु ग्रह ही माना जाता है। अब इनकी आपस में शत्रुता होती है। अब यहाँ पर यदि अंशात्मक रूप से सूर्य, चंद्र और मंगल कमज़ोर है और राहु ज़्यादा प्रबल है, तो फिर वो राहु आपके जीवन में उत्पात लाएगा। और यदि सूर्य, चंद्र और मंगल अंशात्मक रूप से मजबूत है और राहु कमज़ोर है,
तो ऐसी स्थिति में राहु कुछ नहीं कर पाएगा, और सूर्य, चंद्र और मंगल वो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेंगे, मतलब आपका अच्छा करेंगे। तो उसी तरह बाकी जो ग्रह होते हैं, जैसे बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, तो ये इन ग्रहों के साथ में भी अब कुंडली में कौन से भाव में वो किसके साथ बैठे हुए हैं, कौन से भाव है, उसके अनुसार उसका फल मिलता है। जैसे अभी सामने जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली जो है ये बनी हुई है, इसमें ये जो 12 जो भाव है, जो 12 खाने हैं, 12 हाउस है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर लिखे हुए हैं। ये 12 भाव माने जाते हैं। इंग्लिश में हम इसको हाउस बोल सकते हैं, ज्योतिषी भाषा में इसको भाव बोलते हैं। तो ये जो 12 है उसको घर भी बोल सकते हैं। अभी जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर, जैसे ये यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई है, अब राहु शत्रु, ये मंगल एक बाद में बोलूँगा, पहले आप इन चीज़ों को थोड़ा समझ लेंगे तो आपके लिए काम आएगा। और कुंडली को आप खुद भी अपने घर पे बिना किसी ज्योतिषी के पास जाए आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे 1 नंबर है, अभी 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मनोविकार, ब्रह्म वासना, हीन भावना, अर्थक्षय, यानी पैसे टके के नुकसान के बारे में, और ये सर दर्द। अब नीचे क्या लिखा है, तकनीकी, कंप्यूटर शोध, इंजीनियरिंग, मशीनरी, बुद्धि, ज्ञान और विवेक। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे फिक्स है इस भाव के लिए, ये सब चीज़ें इसी भाव से देखी जाएगी किसी की कुंडली में देखना है तो। उसी तरह जैसे 2 नंबर जहाँ लिखा दूसरा भाव है, वहाँ पे जैसे लिखा अर्थक्षय, वाणी दोष, बचत, व्यापार और परिवार। अब वो जो दूसरा जो भाव है वो आपकी जो भी सेविंग्स है, आपके जीवन में कब कब आपके मतलब कि आपको लाभ होगा, हानि होगी, आप व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे वो, और आपका परिवार के साथ आपके कैसे रिलेशंस हो गए वो, उसके बारे में आपको इसी भाव से देखा जाता है। जब कोई कुंडली लेकर किसी ज्योतिष के पास जाता है और इन चीज़ों पे देखना है तो वो यहीं से देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें क्यों लिखी है, जैसे देखिए ब्लू कलर में सभी नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई है और रेड कलर में सभी पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भाव है कोई भी सभी जगह से लिखा हुआ है, कहीं पॉजिटिव चीज़ें लिखी है, कहीं नेगेटिव चीज़ें लिखी, सभी भावों में। और ये जितने भी भाव है उनके बारे में ये सब चीज़ें फिक्स है, ज्योतिष की मतलब कुंडली में ये सब चीज़ें फिक्स है। अब जैसे ये भाव लिखा है, ये जो 10 नंबर का भाव है, यहाँ पे जैसे पिता सुख है, कर्म है, उच्च पद है, राज योग है, सत्ता, राज सम्मान है, कर्म योग है, व्यापार है और विदेश यात्रा है। अब नीचे क्या लिखा है, मान हानि, अपयश, दुष्कर्म, आलस, प्रमाद, नौकरी, उपजीविका, मजदूरी और दासत्व। अब ये सब चीज़ें यदि किसी के जीवन में देखना है तो इसी भाव से देखी जाएगी। हालांकि एक चीज़ मैं और उसमें आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 10 नंबर लिखा, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में भी यहाँ पर 10 नंबर भी हो। यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। जहाँ जहाँ जो नंबर लिखा, जरूरी नहीं कि यही नंबर आपकी कुंडली में हो। यहाँ पे 1 की जगह 1 से 12 तो कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह 1 से 12 तो कोई भी हो सकता है। तो यह नंबर आपके चेंज हो सकते हैं और ये ग्रह भी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने सभी में लिखा है राहु राहु राहु, तो राहु सभी 12 हाउस में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राहु किसी एक ही घर में होगा। चाहे राहु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी एक भाव में वो राहु आपकी कुंडली में होगा। अब देखना यह है कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ पर है, और सेकंड देखना है कि राहु के साथ में कौन सा ग्रह और बैठे हैं उस भाव में। यदि राहु के साथ उस भाव में यदि कोई ग्रह है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि राहु उसके सिंगल है, ये 12 खानों में कहीं भी एक जगह राहु बैठा, उसके साथ दूसरा कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसा राहु हमेशा ज़्यादा तकलीफ देता है। राहु हमेशा मतलब कि फ्री नहीं होना चाहिए, राहु हमेशा सिंगल नहीं होना चाहिए। जो राहु सिंगल होता है वही सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अब राहु तकलीफ कब देता है, तो राहु की 2 अवस्थाएं होती है, एक तो उसको बोलते हैं गोचर दशा जो कि करंट पीरियड, और एक होती है विषोत्री दशा। तो गोचर दशा क्या होती है कि वो 18 महीने के लिए आती है। वो हर 18 महीने के बाद में, जैसे मान लो कि आज की तारीख में मैं बोलूँ, जैसे आज की 18 मतलब कि अप्रैल है, तो 18 अप्रैल को राहु जो है वो अभी मीन राशि में है, इसमें है। तो अभी वो क्या होगा कि 18/5 के बाद में, जैसे आज से लगभग समझिए कि आज अप्रैल है, मतलब 1 महीने बाद में, फिक्स 1 महीने बाद में आज राहु यहाँ पर है, तो फिर 1 महीने बाद में वो यहाँ आएगा, कहाँ में, कुंभ राशि में आ जाएगा। तो अब कुंभ राशि जब राहु यहाँ पर आएगा तो आपकी राशि, जन्म राशि जो है
जो भी आपका नाम है उस राशि के अनुसार यदि वो राहु चौथा, आठवां और छठे भाव में यदि आएगा तो आपको चौथा, आठवां, छठा भाव कौन सा, ये तो है छठा भाव, ये है आठवां भाव और ये 12वां भाव। यदि इन भावों में उसकी दृष्टि है या उससे संबंध है या इन भावों में यदि आपको आ रहा है, मतलब आपकी कुंडली में छठा भाव, आठवां भाव, 12वें भाव में यदि वो आता है, यदि 11 नंबर में जब आएगा तभी, मतलब यहाँ पे 11 नंबर होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो आपको इन चीज़ों में आपको तकलीफ देगा। ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये तो रहा गोचर। दूसरी होती है विषोत्तरी दशा। विषोत्तरी दशा होती है 18 वर्ष की, और सबसे ज़्यादा तकलीफ जो राहु देता वो विषोत्तरी दशा में ही देता है। विषोत्तरी दशा की 18 वर्ष की आती है, और 18 वर्ष कोई छोटी समय नहीं होता है। वो बहुत ही, मतलब जीवन को बहुत ज़्यादा उथल पुथल आ जाती है जीवन में। 18 वर्ष में कई इंसान इतनी तकलीफ़ें देखते हैं कि मतलब कि देखा नहीं जाता उनका कष्ट। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब रहा कि वो कैसे देखना है कि भाई कि कब आपको विषोत्तरी दशा आएगी, तो वो अब क्या, ये जो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले वीडियो में मैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि किस आपको अपने जन्म नाम से मालूम पड़ जाएगा कि आपको विषोत्तरी दशा राहु की कब आने वाली, वो अगली बात है। और काल पुरुष के बारे में मैं अगले वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि काल पुरुष क्या होता है और कैसे, मतलब कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। तो अब मैं शॉर्टली आपको सब ये एक एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई कि जिस चीज़ में जो चीज़ लिखी हुई, जैसे अभी ये है 9 नंबर, ये जो भाव है, ये भाव हमारा भाग्योदय का भाव माना जाता है। आपके जीवन में भाग्योदय होगा नहीं होगा वो इसी भाव से मालूम पड़ेगा। आपको विदेश व्यापार आपके पास होगा नहीं होगा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी इसी भाव से। आप राजनीति में सफल होंगे या नहीं होंगे वो भी यहाँ से मालूम पड़ेगा। आपको यदि उच्च पद मिलने वाला है कहीं भी, तो वो भी यहाँ से मालूम पड़ेगा। और वैभव यानी लग्जरी लाइफ, वो भी आपके जीवन में होगी नहीं होगी, वो भी इसी चीज़ से मालूम पड़ेगा। लेकिन यदि आप अच्छी मतलब अच्छे कंडीशन में है, राहु के साथ जैसे गुरु है, तो आपको यदि गुरु यहाँ पर राहु यहाँ पर यदि कमज़ोर है और गुरु यहाँ पर प्रबल है, तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ होने वाला है। उसी तरह यदि राहु यहाँ प्रबल है और गुरु यदि कमज़ोर है, तो आप उसका विपरीत, मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट उसका वो प्रभाव हो जाएगा। फिर मान लो जैसे ये धर्म का भाव भी माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ न कुछ समस्या उनके जीवन में आर्थिक रूप से आती जाती, वो बहुत ज़्यादा कर्ज से ग्रसित हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ तो जीते हैं, लेकिन उनके पास पैसा उनके पास होता नहीं है, या फिर वो पैसा जो भी होता है वो लग्जरी लाइफ पे इतना उड़ा देते हैं कि वो खुद मतलब कि अपने शौक के चलते वो बर्बाद हो जाता है। और फिर वो कई प्रकार के पाप कर्म में भी लिप्त रहते हैं, और धर्म तो बिल्कुल उनके में होता ही नहीं है। तो ये इस चीज़ का ये सब सब्जेक्ट है। उसी तरह सबके सब्जेक्ट अलग अलग लिखे हुए, जैसे ये 11 नंबर जहाँ लिखा, यहाँ पे राहु और मित्र शनि। अभी देखो यहाँ पे राहु जैसे वो क्रॉस लिखा हुआ, और मित्र ये शनि, ये अच्छा है। शनि के साथ में यदि राहु बैठा हो तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी, ये कुंडली में हमेशा एक तो ये भाव है, एक ये भाव है, और एक जो 3 नंबर लिखा हुआ भाव है ये, और एक ये भाव और एक ये भाव, ये सभी भाव हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो ऐसी यहाँ पे यदि ग्रह भी अच्छे होते हैं, राशि भी अच्छी होती है, और ग्रहों के संबंध यदि इन भावों से अच्छे होते हैं तो हमेशा उनको बहुत ही अच्छा और उच्च लाभ मिलता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें, तो आज मैं केवल ये राहु के बारे में बता रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि अपनी कुंडली में राहु आपकी कौन से भाव में बैठा हुआ है, कौन से हाउस में है, और वो किसी ग्रह के साथ में है या नहीं है, या वो अकेला बैठा है। यदि अकेला बैठा है तो आपकी उसकी जो भी गोचर दशा और विषुवती दशा होती है, तो उस भाव से संबंधित आपको मतलब कि हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। पहले ही आपको सावचेत हो जाना चाहिए। जब भी राहु की महादशा आती है तो हमें पहले मालूम हो जाना चाहिए कि हमारी राहु की महादशा कब आने वाली है, तो उस हिसाब से ही हमको कुछ केयरफुली रहना चाहिए। विशेष करके केयरफुली क्या रहना है कि हमको जो भी हमारे सेविंग्स है, पैसे हैं, उसको किसी भी तरह में बचाना है। यदि आपको 10 रुपया खर्च करना है तो आप 5 रुपये आपको खर्च करके आपका काम चलाना है। किसी भी तरह में पैसे को उड़ाना नहीं है। किसी भी तरह की गंदी आदतें यदि आप में है, किसी प्रकार जैसे व्यसन है, ड्रग्स है, और भी जैसे शराबखोरी वगैरह है, तो इनसे आपको पहले ही मुक्ति ले लेनी चाहिए, वरना राहु की महादशा में आपकी और भी हालत ज़्यादा खराब होगी। ये चीज़ें आपको समझने की। और राहु यदि किसी ग्रह के साथ में बैठा हुआ है
शुभ ग्रह के साथ में, तो फिर आपको उतना डरने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन केयरफुली ज़रूर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ग्रह उसके साथ में शुभ होगा वो आपको लाभ तो देगा, लेकिन राहु के कारण में आपको बीच बीच में कुछ भी झटके आपको लगते रहेंगे। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। जिस तरह भूकंप के झटके आते हैं ना, तो उसी तरह ये राहु हमेशा हमारे जीवन में भूकंप लाने का काम यह करता है। तो ये चीज़ समझने की है दोस्तों। अब जैसे मैं सबको अलग अलग बता दिया है कि यहाँ ये जो राहु है फर्स्ट घर में, राहु यह क्रॉस लिखा हुआ और ये मंगल है, ये शत्रु है दोनों। तो इस तरह से राहु और मंगल कहीं भी साथ में है, तो कहीं भी बैठा हो राहु और मंगल, जरूर नहीं कि यहीं पर हो, या हो कहीं भी हो, तो आपको उस भाव में जो जो चीज़ें लिखी हुई है, तो उसमें जैसे मान लो राहु और मंगल यहाँ पर है, तो मंगल यदि यहाँ पर है तो वो वैसे भी मांगलिक कुंडली बन जाएगी। और फिर यहाँ लिखा हुआ वैवाहिक सुख, लाभ, दहेज लाभ, व्यापार, प्रॉपर्टी, कला, फिल्म, आभूषण और व्यवसाय। इसका मतलब ये है कि राहु और मंगल यदि यहाँ पर है तो एक तो वो मांगलिक कुंडली बनेगी, मतलब उसकी लड़के और लड़की की हमेशा मैच मेकिंग करके शादी करनी चाहिए। सेकंड, यदि मंगल यहाँ पर प्रभावशाली है तो मंगल का लाभ आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती है। लेकिन मंगल यहाँ पर यदि कमज़ोर है और राहु यदि प्रबल है, तो ये देखो यहाँ जो नीचे लिखे हुए ब्लू में, असफल प्रेम, असफल विवाह, असफल भागीदारी। अभी कोई बिजनेस में यदि आप हैं तो आपको वहाँ भी मतलब कि नुकसान हो सकता है, भागीदारी के कारण आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आप व्यभिचारी भी हो सकते हैं। व्यभिचारी का मतलब आपके मतलब कि एक्स्ट्रा जो अफेयर्स होते हैं लेडीज़ के साथ में, मतलब अपनी पत्नी के अलावा, वो भी आपका हो सकता है बहुपत्नी। मतलब ऐसे व्यक्ति किसी एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होते, और यदि कोई महिला है, लेडीज़ है, तो वो भी किसी एक पुरुष से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है यदि ये ऐसा भाव हो। यहाँ पे राहु के साथ यदि मंगल है, सूर्य है, यदि चंद्र है, ये तीनों यदि यहाँ पर है, जैसे यहाँ तो शुक्र लिखा, तो शुक्र है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इन चीज़ों में आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन शुक्र भी क्या है कि हमारा जो वीर्य होता है, स्पर्म्स होते हैं, उसका कारक माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति मतलब कि यदि शुक्र साथ में है तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत तरह के व्यभिचार में लिप्त पाए जाते हैं, वो मतलब वेश्यावृत्ति में भी लिप्त पाए जाते हैं। यदि महिला भी है, यदि शुक्र और राहु साथ में है, तो ऐसी महिलाएं भी कई प्रकार मतलब कि अपने पति के अलावा भी उनके कई पुरुषों के साथ उनके संबंध होते ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें, या शादी के पहले उनके कई तरह के कई लड़कों के साथ उनके अफेयर्स होते ही होते हैं, मतलब कई प्रकार की बदनामियाँ भी उनकी शादी के पहले उनकी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने की। अब ये जैसे ये भाव है, यहाँ पे लिखा राहु और मंगल, देखो ये भी शत्रु है। तो यहाँ पे जैसे ये जो ये 8वां भाव है, कुंडली के सबसे जो खराब स्थान होते हैं, एक तो ये जो 6ठा भाव है, 6 नंबर लिखा, ये 8वां भाव है, और ये 12वां भाव, ये 3 सबसे खराब भाव माने जाते हैं। यदि यहाँ पर यदि अच्छे ग्रह है तो भी कुछ न कुछ आपको समस्या जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पे सभी ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु और शनि ये दोनों हमेशा प्रबल माने जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है कि देखिए शत्रु मंगल यदि यहाँ पर है, तो ये क्या होता है कि ये जो शादीशुदा जो जीवन होती है, इस भाव का ये 12वां भाव है। जैसे 12वां भाव खराब मानते हैं, तो शादीशुदा जीवन के लिए 12वां भाव माना जाता है ये। तो यदि यहाँ पर राहु और मंगल है, तो ये आपको यहाँ पर कुछ आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें कुछ समस्या आपको ला सकता है। जैसे तलाक है, रोग है, रोग व्यय मतलब किसी न किसी बीमारी में बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर तनाव है, टेंशन है, कर्ज है, और मनोरोग है, मतलब मानसिक रूप से इंसान कुछ न कुछ समस्याओं से ग्रसित हो सकता है। फिर ये व्यसन है, जैसे कोई ड्रग्स है या और भी कोई बुरी आदतें है, उनमें हो सकती है। फिर शल्य क्रिया, कोई छोटे मोटे ऑपरेशन खुद के या अपने परिवार में किसी न किसी के हो सकते हैं, उसमें भी आपका धन व्यय हो सकता है। और धन हानि, मतलब कि पैसे की हमेशा हानि हो सकती है, इसलिए ये आपको पैसे टके के बारे में बहुत ही आपको सावचेत होकर अपने सेविंग्स पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। इसी तरह जो 6ठा भाव है, ये भी देखिए यहाँ पे राहु मित्र, और यहाँ पे राहु 6ठे भाव में, और जो 3रा भाव है जो 3 नंबर लिखा है, वहाँ पे यदि जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में हमेशा राहु उच्च का माना जाता है, मतलब शुभ माना जाता है। उच्च का मतलब ये है कि इस भाव में वो अच्छा फल देता है। जैसे यहाँ लिखा देखिए धन लाभ, प्रगति, शोध, फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल्स में जैसे दवाएं वगैरह जो भी होती है, उस बिजनेस में भी आप लोग तो आपको सफलता दे सकता है। और राजनीति है, कॉमर्स है, जो भी अकाउंटेंट वगैरह भी जो बिजनेस है, सीए वगैरह,
उसमें भी आपको लाभ दे सकता है। लेकिन यदि वो विपरीत होगा तो आपको आलस है, आकर्मण्यता है, मतलब कि आप में काम काज करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, आप हर समय आलस से ग्रसित रहेंगे, आपको नींद ज़्यादा आएगी, तो ऐसी चीज़ों से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। उसी तरह जो छठे भाव में लिखा था कि रोग, शत्रु, कर्ज, व्यसन, जुआ, विवाद, संसर्ग रोग, जैसे मतलब कि गुप्त रोग जिसे बोलते हैं तो वो है, और लॉटरी तस्करी के चक्कर में आप रहेंगे, तो ये सब चीज़ें भी उसमें हो सकती है। जैसे भी ये पांचवा भाव है, यहाँ पे राहु क्रॉस लिखा हुआ और शत्रु सूर्य, ये भी क्रॉस है, ये दो साथ में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ जो शैक्षणिक जो भी आप पढ़ते लिखते हैं उसमें आपको कुछ न कुछ समस्या आपको आएगी, या तो आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, या आपके पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि आप आगे आपके पढ़ाई में दिमाग तो होगा लेकिन आपको इस सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो उसमें क्या फिर आपकी पढ़ाई बीच में छूट सकती है। चाहे पारिवारिक कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती है कि आपको बहुत कम उम्र में भी आपको मतलब एक्स्ट्रा कमाई के हिसाब से आपको कुछ दूसरे संघर्ष आपको शुरू करने पड़ सकते हैं, ताकि आप अपने परिवार की स्थिति संभालने के लिए आपको छोटे मोटे काम करने पड़ सकते हैं। उस हिसाब से भी आपकी पढ़ाई छूट सकती है। फिर इसके अलावा जैसे पेट के कोई यदि रोग हो तो यहाँ पे यदि राहु है, सूर्य शत्रु हो सकता है। फिर यदि यहाँ पे राहु के साथ में यदि मान लो गुरु है, बुध है, चंद्र है, चंद्र तो कह रहे हो यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन बुध और गुरु जैसे यदि उस राहु के साथ में यहाँ है तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आपको विज्ञान के शोध कर सकते हैं। आप इसके अलावा आईटी बिजनेस वगैरह जो भी है, कंप्यूटर साइंस वगैरह है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राहु के साथ में यदि अच्छे ग्रह है, जैसे गुरु है, बुध है, ऐसे ग्रह यदि है, मंगल भी यदि राहु के साथ में है और अच्छी कंडीशन में है, तो आपको बहुत कुछ लाभ आपको मिल सकता है। अब जैसे ये जो 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या लिखा है, राहु और चंद्र ये दोनों शत्रु है। देखिए यदि राहु यहाँ पर कमज़ोर है और चंद्रमा यदि यहाँ प्रबल है अंशात्मक रूप से, तो इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे पैतृक संपत्ति है, लाभ है, सुख है, भूमि है, भवन है, वाहन सुख है, जो व्हीकल्स वगैरह होती है 4 व्हीलर वगैरह, वो आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर साहस है, ऐश्वर्य है, लग्जरी लाइफ और कई प्रकार का आपको बेनिफिट्स, और कीर्ति है ना, आपकी पॉपुलरिटी भी होगी और आपको धन भी मिलेगा। और यदि आप यहाँ राहु प्रबल है और चंद्रमा कमज़ोर है, तो फिर आपके जीवन में संपत्ति विवाद है, चाहे परिवार में हो, मातृ विवाद है, माता के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। वाहन से आपको बहुत ही सोच समझ कर गाड़ी वगैरह चलानी चाहिए, कहीं भी कुछ कष्ट वगैरह हो सकता है वाहन से भी। भवन मतलब मकान वगैरह भी आपके जीवन में मतलब कि बहुत आप जो सपना देखते हैं कि मेरा खुद का अपना मकान हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत कुछ जीवन में तकलीफ़ें उठानी पड़ सकती है। फिर जैसे दुर्घटना है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं आपके जीवन में हो सकती है और आप किसी न किसी प्रकार के दुख से हमेशा ग्रसित रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है। ये इसलिए सब लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में नहीं आता। जब भी आप कुंडली खोलकर आप इन चीज़ों को देख सकते हो और स्वयं आप अपनी कुंडली निकाल कर आप देख सकते हैं कि भाई कौन से समय में आपको कौन से ग्रह, कौन सी राशि में या कौन से भाव में परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से आप उन चीज़ों को लाभ या हानि के बारे में आप खुद अपनी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताई है। अगले वीडियो में मैं आपको काल पुरुष क्या होता है और कौन सा ग्रह किस भाव में किस चीज़ का आपको लाभ देगा या हानि देता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें। आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो कृपया मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क करें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपसे वापस आपकी जो भी समस्या होगी उसके बारे में कोई भी उचित समाधान प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।